हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास हम 20 से 22 मिनट में समाप्त कर लेंगे, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने 29 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इटली की अध्यक्षता में G7 होगा। G7 एक सम्मिलित विकसित देशों का समूह है। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। GF यानी गर्लफ्रेंड, जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। GF जूस। G फॉर जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। तो ये हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ये सभी जो है G7 के सदस्य देश हैं। इसमें मैंने बता दिया कि विकसित देशों का संगठन ही क्या कहलाता है? G7 समूह संगठन देश कहलाता है। G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। 2023 का सम्मेलन, जो कि 49वें क्रम का था, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। जबकि 2024 में 50वें क्रम का सम्मेलन कहाँ पे होगा? इटली के अपूलिया स्थान पर होगा। तो G7 का 50वां सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा? अपूलिया, जो कि इटली में है, यहाँ पर होगा। अगर बात करें कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पीएम मोदी जी को पहले से ही इनवाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो G7 का 2024 का 50वां सम्मेलन इटली में होगा। अगर बात करें इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वर्तमान में जॉर्जिया मेलोनी है, और यही पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। यह है G7 का, जिसमें 7 बड़े देशों का समूह है जो विकसित देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा करी है? तो ना शामिल होने की घोषणा करी है तो अर्जेंटीना ने। और कौन कौन शामिल हुआ है ब्रिक्स में? तो मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और UAE। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अयोध्या में किया गया है। हाल ही में इसरो ने एक्सेलेरोपोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने एक्सपोसैट को किस सैटेलाइट से प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो फाल्कन 9 से करी है। और यह रॉकेट जो है किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स कंपनी का है, और इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान मिला है। अंकटाड, इसे आप देखेंगे, अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अंकटाड की स्थापना 1964 में होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड की रिपोर्ट के आधार पर 2023 में सेवा क्षेत्र में निर्यात के मामले में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो USA का है, जबकि भारत का 7वां है। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है अपने देश में शिक्षा, मेडिकल, सर्विस सेक्टर, परिवहन, बैंकिंग सुविधा को बेहतर बनाना। तो इस मामले में 2023 में पहले स्थान पर USA है, जबकि 7वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट में
इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु करता है, पूरे भारत का 33% करता है, जबकि कर्नाटक और उत्तर प्रदेश 15-15 पॉइंट कुछ परसेंट करते हैं। ठीक है, तो 15 पॉइंट उत्तर प्रदेश और कर्नाटक करते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में भारत की रैंक क्या है? यानी शोध संस्थानों के आधार पर देखा जाए तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। ये इन दोनों संगठनों की स्थापना कब होती है? तो 1944 में होती है। किस सम्मेलन की सिफारिश पर होता है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर 1944 में विश्व बैंक और IMF की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है? तो यह अंकटाड के द्वारा जारी होता है और मैंने बताया इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। सेकेंड प्रश्न हमारा है, एक सेकंड स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून इराक ने पास किया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इराक की जो पार्लियामेंट है उसने एक कानून पारित किया है, समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित कर दिया। तो जो इराक की पार्लियामेंट है उन्होंने एक कानून पारित किया कि जो भी समलैंगिक संबंध होंगे उनको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसे मैक्सिमम 15 साल की सज़ा होगी। ठीक है, कितना? 15 साल की सज़ा होगी। इसमें जो है बताया गया है, अगर कोई पुरुष है वो महिला की तरह व्यवहार करता है तो उसे 1 से 3 साल के लिए सज़ा दी जाएगी। आप सभी ने बहुत ऐसे इंसानों को भी देखा होगा जो दिखते तो पुरुष हैं लेकिन उनका हाव भाव चाल चलन कैसा होता है? महिलाओं की तरह होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी पुरुष महिला की तरह व्यवहार करता है तो उसे 1 से 3 साल की सज़ा भी दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। और वेश्यावृत्ति को अपराध माना गया है। इस कानून के अंतर्गत इराक में जो वेश्यावृत्ति होता है उसको अपराध माना गया है और हमारे भारत में जो है समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया है और जो वेश्यावृत्ति होता है वो भी अपराध नहीं माना गया है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को वेश्यावृत्ति प्रवृत्ति में डालना चाहता है तो वो अपराध की श्रेणी में देखा जाएगा। तो इराक की पार्लियामेंट ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में रख दिया है। पहले इसमें जो है मृत्युदंड के लिए इसमें प्रस्ताव था, लेकिन जो है अब जो है सज़ा के लिए इसे नामित कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इराक की लोकेशन। इराक के आसपास के देश देख लेते हैं। ईरान, ये है इराक, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इसके बाद आपका सऊदी अरब, ये कुवैत हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा इजराइल। ठीक है, ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? इजराइल हो जाएगी। और ये मिस्र का जो है सिनाई प्रायद्वीप है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और ये भूमध्य सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा और देख लेंगे। जो समलैंगिक समुदाय होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो इसमें देख लेंगे समलैंगिक समुदाय में कौन कौन से लोग आते हैं। जैसे L से आपका हो जाएगा लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्यूरी। तो ये सभी समुदाय जो होते हैं ये समलैंगिक लोग होते हैं। ठीक है, LGBTQ समुदाय के जो भी सदस्य, जो भी लोग होंगे ईरान में, उन्हें क्या दिया जाएगा? सज़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में एक अटल सेतु समुद्री पुल का निर्माण किया गया है महाराष्ट्र में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है और यह समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश बना है। और पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दीव में किया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को चौथा स्थान मिला था और चौथा ही स्थान भारत को शेयर मार्केट में भी मिला है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपाला युगांडा में। ठीक है, कंपाला की राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित हुई है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो भारत और रूस की कंपनी को किस देश का मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और रूस ने मिलकर श्रीलंका के एक एयरपोर्ट को संयुक्त प्रबंधन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। यानी कि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं, श्रीलंका सरकार के बातचीत करके जो है मटाला एयरपोर्ट को जो देखभाल है अब वह जो है 30 वर्षों के लिए कौन करने वाला है? तो भारत और रूस मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात की बताएं तो यहाँ पे भारत की ओर से इसमें जो है इस मटाला एयरपोर्ट की संयुक्त प्रबंधन में भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो सौर्य लिमिटेड इसमें भाग लेने वाला है। तो भारत और रूस मिलकर 30 वर्षों के लिए मटाला एयरपोर्ट को कह सकते हैं लीज पर ले लिया है। ठीक है, और ये एयरपोर्ट किस देश में है? श्रीलंका में है। यह है मटाला एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो एक और आप सभी को याद रखना है, रूपपुर परमाणु संयंत्र, रूपपुर का जो परमाणु संयंत्र है ये इस पर भी संयुक्त प्रबंधन ले लिया गया है। और यह कहाँ पे है? तो यह परमाणु संयंत्र है बांग्लादेश में। इसमें भी संयुक्त प्रबंधन के लिए कौन कौन से देश ने रूपपुर परमाणु संयंत्र जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है? तो इंडिया और रूस ने लिया है। ये भी आपको याद रखना, किसने लिया है? तो इंडिया और रूस ने ले लिया है। तो दोनों याद रखेंगे, मटाला और रूपपुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? तो नागर शैली में बना है। मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं, जबकि मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण योगी राज जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। एक तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को किया है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो T20 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 मिला है सूर्य कुमार को। अगर वनडे की श्रेणी में देखा जाए तो विराट कोहली को मिला है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश के स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करें तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में है जो कि गुजरात में है, और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है किसके साथ? स्टारबस्ट जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ एक समझौता हुआ है। किस क्षेत्र में? तो एरो स्पेस में बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए समझौता हुआ है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और स्टारबस्ट के बीच में एरो स्पेस के क्षेत्र में बढ़ावा, रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए इन दो संगठनों के बीच में समझौता हुआ है।
और इन दोनों के बीच में कितने मिलियन डॉलर रुपए का समझौता हुआ है, तो 100 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। इसे आप याद रखेंगे। इसके लिए जो है वेंचर कैपिटल फंड भी प्रस्तावित किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और स्टार बस्ट के बीच में समझौता हुआ है किस क्षेत्र में, तो एरो स्पेस को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए किया गया है। और इन दोनों के बीच में जो है कितने मिलियन डॉलर का जो है वेंचर कैपिटल फंड जारी किया गया है, तो 100 मिलियन डॉलर, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं फ्रांस की लोकेशन क्या है। तो आप देखेंगे फ्रांस की लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। फ्रांस की लोकेशन यहाँ पे है। ऊपर जो है उत्तरी सागर है, यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे ऊपर आपका हो जाएगा नॉर्थ आयरलैंड, यहाँ पे आपका साउथ आयरलैंड हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, यहाँ पे इटली हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, यहाँ पे रसिया हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। तो आप ये सभी महत्वपूर्ण, ग्रीस हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। तो ये सभी जो है यूरोप महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सन 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 में बिंदुसार पाठक जी को दिया गया है। और इनके साथ 4 लोगों को याद करेंगे, चिरंजीवी, वैजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू जी को दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भ्रष्टाचार में भारत को 93 स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। 6वां प्रश्न है, अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, तो अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट है जो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजिंघम पोर्ट। अब देखते हैं बिजिंघम पोर्ट पर किसका जो है मतलब कि बिजिंघम पोर्ट किसका है, तो ये अडानी ग्रुप का है। और बिजिंघम पोर्ट कहाँ पे है, तो केरल में है। बिजिंघम पोर्ट को ही भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा। इसका मतलब होता है, ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है जो बड़े जहाज़ में जो सामान होते हैं उनको छोटे जहाज़ों में लादने के लिए यानी ट्रांसफ़र करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, उस तरह की यह भारत में पहली विधि अपनाई गई है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसशिपमेंट हब कहते हैं। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस एयरपोर्ट को बनाया गया है, तो बिजिंघम एयरपोर्ट को बनाया गया है, जो कि अडानी का है। और यह कहाँ पे है, तो यह केरल में है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिजिंघम एयरपोर्ट कहाँ पे है, केरल में है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि इस एयरपोर्ट पे पहले किस देश का पहला प्राइवेट जहाज़ आया था, यानी कि पानी का जहाज़ आया था, तो चीन का पहला जहाज़ इस पोर्ट पर आया था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है, तो 6.5% रहा है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो पहला स्थान है यूथ इंडिया गेम्स में पहला स्थान है महाराष्ट्र का। और कौन सा क्रम है, 6वां क्रम है। शुभंकर क्या था, बीरमगाई। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो तमिलनाडु में किया गया था। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं, तो 80 रामसर साइट्स हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संधायक है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो भारत की ओर से T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, युवराज सिंह को बनाया गया है। इसके बारे में अध्ययन करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन कब से स्टार्ट होगा, यानी कब से शुरू होगा, तो यह जून 2024 से शुरू होगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होगा, यानी होस्ट कंट्री है वेस्ट इंडीज और USA है। इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से व्यक्ति बनाए गए हैं, तो उसेन बोल्ट बनाए गए हैं और क्रिस गेल बनाए गए हैं। जबकि भारतीय क्रिकेटर की तरफ से
ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? युवराज सिंह बनाए गए हैं। तो 3 लोगों को याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 3 लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसेन बोल्ट ये धावक हैं, क्रिस गेल ये क्रिकेटर है और युवराज सिंह भी क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये हैं जमाइका के उसेन बोल्ट और ये हैं क्रिस गेल। इसके बाद ये हैं युवराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो उत्तराखंड की नियुक्त की गई हैं। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन असम गुवाहाटी में किया गया था और इसमें किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था। सॉरी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग में है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल जो है 15, इसमें जो है कितने न्यायाधीश नियुक्त होते हैं? तो इसमें 15 न्यायाधीश नियुक्त होते हैं और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 साल का होता है। तो इसमें जो है 15 न्यायाधीशों में भारत की तरफ से कौन है? तो दलबीर भंडारी हैं। कौन है? तो दलबीर भंडारी भारत की तरफ से। तो दलबीर भंडारी इसमें भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं, जबकि मुख्य अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक यानी AEO का दर्जा दिया है? तो भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया है। इसके बारे में देखें तो AEO का फुल फॉर्म होता है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिकल ऑपरेटर। इसमें जो है अधिकृत आर्थिक संचालक के रूप में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है कि इसमें रत्न एवं आभूषण को शामिल किया गया है AEO क्षेत्र में? इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, आयात निर्यात प्रक्रिया बढ़ सके और जो बैंक में लोन लेने जो भी व्यक्ति जाए उनकी बैंक गारंटी 50% तक कम हो जाए। तो इसीलिए जो है अधिकृत आर्थिक संचालक के रूप में AEO क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? रत्न एवं आभूषण को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार की थेरेपी है जो कि कैंसर के लिए बनाई गई है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा बनाया गया था। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो IIT बॉम्बे से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन DC में हुई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। तो इसको याद रखेंगे, 45वें नंबर का जो शतरंज चैंपियनशिप होगा हंगरी में होगा और 44वां कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। तो 45वें के लिए शतरंज किसे सौंपा गया है? हंगरी को सौंपा गया है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी जो है एक कार्यक्रम शुरू हुआ है बीमा मंथन। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। इसके बारे में अध्ययन देखें तो बीमा मंथन यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? IRDAI, इसे ईडा भी कहते हैं, और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है और यहीं पर जो है बीमा मंथन का भी आयोजन किया गया था। अगर बात करें कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईडा भी कहते हैं। इसका होस्ट जो है बीमा मंथन का होस्ट कहाँ पे किया गया है? तो इसका होस्ट किया गया है हैदराबाद में।
इरडा की स्थापना कब की गई थी, तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो 1993 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर जो है इरडा की स्थापना की गई थी। और एक्ट कब आया था, तो एक्ट आया था 1999 में। समिति कब बनी थी, तो 1993 में। एक्ट कब आया था, 1999 में। और स्थापित कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुई थी इरडा की, तो सन 2000 में इरडा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। हैदराबाद में जो है RDAI का बीमा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी, तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ होगी। हाल ही में इसरो ने मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है, तो मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा है, इनसैट 3DS है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है और साथ में गुलजार जी को भी दिया गया है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसे CMS COP14 कहा जाता है, का आयोजन कहाँ हुआ है, तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, तो ओंकारेश्वर यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जबकि क्रूज केवड़िया जो है कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो स्टैचू ऑफ वननेस यह जो है कहाँ पे है, ओंकारेश्वर में बना है, मध्य प्रदेश में। और यह किसकी प्रतिमा है, तो स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनी है। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, तो यह सरदार पटेल जी की है, यह कहाँ बना है, केवड़िया गुजरात में बना है। तो इन दोनों मूर्तियों के बीच में जो है, अगर बात करें किस नदी के किनारे ये दोनों मूर्तियां बनी हैं, तो ये दोनों प्रतिमाएं बनी हैं नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य प्रतिमा से लेकर सरदार पटेल जी की प्रतिमा के बीच कुल कितनी लंबाई है, तो 120 किलोमीटर की लंबाई है। और इसी 120 किलोमीटर की लंबाई के बीच में एक क्रूज सेवा, एक नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है। इसे आप याद रखेंगे। तो आपका ये क्षेत्र किससे संबंधित है, केवड़िया गुजरात से संबंधित हो जाएगा। और ये क्षेत्र ओंकारेश्वर किससे संबंधित हो जाएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी पर ये नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है, 120 किलोमीटर लंबाई में शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, जबकि केवड़िया में क्या है, तो सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। तो दोनों मूर्तियों की दर्शन करने के लिए नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है, जिनकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, तो 120 किलोमीटर है। ठीक है, यह नर्मदा नदी में अब क्रूज सर्विस MP से गुजरात के लिए रूट भी तय कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो चंद्रमा की सतह पर प्राइवेट कंपनी लैंड कर चुकी है, उस कंपनी का क्या नाम है, इंटुएटिव कंपनी है। जबकि इसमें जो लैंडर लगा था उसका क्या नाम था, ओडिसियस। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो देश का सबसे लंबा केबल से बना ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, यह कहाँ पर बना है, तो यह अहमदाबाद गुजरात में बना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उज्जैन में हुआ है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। जबकि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उज्जैन में किया गया है। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो सिक्किम में रखी है। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय मानिक राव जी को नियुक्त किया गया है। इंडिगो ने वाइड बॉडी के 30 एयरबस A350-900 का दिया ऑर्डर, यानी 350 से 900 का ऑर्डर दिया है। किसने, एयरबस ने। इंडिगो ने वाइड बॉडी के 30 एयरबस A350-900 का दिया ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। एक प्रश्न के बीच में मैंने 5 करंट अफेयर प्रश्नों को डाल रखा है, जो कि कुछ पुराने हैं, जैसे आप देख सकते हैं। एक बार
यहाँ पे हमारा जो है 10वां प्रश्न हो जाता है और इसकी व्याख्या छोड़ देते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं तो ये हमारा है पहला प्रश्न। दूसरा देखें तो ये आपका हो जाता है दूसरा प्रश्न, ये आपका हो जाता है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे आपका हो जाता है चौथा प्रश्न और ये आपका हो जाता है 5वां प्रश्न। तो 10 प्रश्न के बीच में, हर प्रश्न के बीच में जो है 5 प्रश्न होते हैं। तो 10 प्रश्न के बीच में अगर 5-5 का रखेंगे तो आप इनको गुणा कर सकते हैं, तो 50 प्रश्न ये हो जाते हैं और 10 प्रश्न करंट अफेयर के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने 60 प्रश्न करंट अफेयर क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद कर लेते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।